नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आज हम कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। कोशिका एक ऐसा टॉपिक है अपने बायोलॉजी का जो लगभग सभी प्रकार की एग्जाम में से जो प्रश्न है यहाँ से बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या है, किस पे प्रकार से इसको हम परिभाषित करेंगे। तो देखें, कोशिका है ये सजीव शरीर की, कोशिका सजीव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। देखिए बच्चों, कोशिका है ये सजीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी प्रत्येक सजीव का जो शरीर है उसकी संरचना भी इसी कोशिका से होती है और उसकी जो क्रियाएं हैं वो भी इसी कोशिका द्वारा संपन्न की जाती हैं। तो याद रखना है अपने को कि कोशिका है वो सजीव शरीरों में पाई जाने वाली संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी है। इसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। कोशिका की संरचना, आकार, आकृति, कार्य, इन सब का अध्ययन साइटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखना है, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान वह शाखा है जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। देखो, साइटोलॉजी जो शब्द है ये शब्द सबसे पहले दिया था हर्टविग ने। हर्टविग नामक वैज्ञानिक ने साइटोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया था। और फादर ऑफ जो साइटोलॉजी है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहते हैं भाई? फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक। देखिए बच्चों, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहेंगे? सीपी श्वासन है, इनको आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है ए.के. शर्मा है, इनको भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो याद रखें बच्चों, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी क्या है? वह शाखा जिसके अंदर हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी शब्द है, हर्टविग ने दिया है, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, मॉडर्न साइटोलॉजी सीपी श्वासन, और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी हैं वो ए.के. शर्मा को माना जाता है। अब देखिए, ये हमने कोशिका का डेफिनेशन देखा है, कोशिका विज्ञान जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसके बारे में देखा है। अब हम बात करते हैं कोशिकाओं के बारे में कि कोशिका की जो खोज हुई है वो किस प्रकार से हुई है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखो, कोशिका की खोज के बारे में हम देखें तो सर्वप्रथम खोज को लेके जो प्रयास किया वो किया रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज को लेके प्रयास किया था 1665 के अंदर। रॉबर्ट हुक ने क्यूरिकस सुबेर पादप की छाल, क्यूरिकस सुबेर पादप की जो छाल है जिसको हम कॉर्क कह सकते हैं। देखो, क्यूरकस सुबेर, कई बार कर्कस सुबेर भी बोला जाता है इसको, कर्कस सुबेर या क्यूरकस सुबेर, इस पौधे की छाल का उन्होंने अध्ययन किया था। क्यूरकस सुबेर पादप की छाल का इन्होंने अध्ययन किया और जब माइक्रोस्कोप से इस छाल को देखा तो उसको छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं जो हैं वो इसके अंदर नजर आई और इन गोलाकार संरचनाओं को उन्होंने सेलुला या सेलुली नाम दिया था।
इन छोटी छोटी गोलाकार संरचनाओं को उन्होंने सेलुला या सेलुली नाम दिया और बाद में यही सेलुला या सेलुली है वो सेल कहलाए, सेल या कोशिका कहलाए। तो इस प्रकार से कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका की खोज का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने क्यूर्कस सुबेर पादप की कार के अंदर, छाल के अंदर कोशिकाओं को देखा था और सेलुली या सेलुला नाम दिया था, जिसे बाद में कोशिका कहा गया। लेकिन बच्चों यहाँ एक बात जो महत्वपूर्ण है और हमें याद रखनी है वो ये है कि उन्होंने जिन संरचनाओं को देखा वो एक पूर्ण कोशिका नहीं थी, बल्कि उन्होंने कोशिका भित्ति को देखा था। उन्होंने छाल के अंदर किसको देखा था? कोशिका भित्ति को देखा था। तो कोशिका भित्ति की खोज का श्रेय किसको जा रहा है? रॉबर्ट हुक को। कोशिका भित्ति की खोज का श्रेय भी किसको जा रहा है? रॉबर्ट हुक को। अब चूंकि छाल के अंदर मृत कोशिकाएं होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, तो इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा, लेकिन जिस कोशिका को खोजा वो कोशिका किस प्रकार की थी बच्चों? वो थी मृत कोशिका। याद रखें बच्चों, वो किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका थी। याद रखना है हमें अच्छे से। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को तो खोजा, लेकिन जिस कोशिका को खोजा वो कोशिका कौन सी थी? वो मृत कोशिका थी। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न बनते हैं अपने कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। बिल्कुल सही बात है, कोशिका की खोज का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। लेकिन जिस कोशिका को खोजा वो कोशिका कैसी थी? डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। तो मृत कोशिका की खोज का श्रेय भी किसको जा रहा है? रॉबर्ट हुक को जाता है। और उन्होंने इस छाल के अंदर जिस संरचना को देखा था वो कोशिका भित्ति थी, तो कोशिका भित्ति की खोज का श्रेय भी हम किसको देंगे? रॉबर्ट हुक को देंगे। अब चूंकि कोशिकाओं के बारे में सबसे पहले प्रयास रॉबर्ट हुक ने किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी इसीलिए इनको कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक। देखो रॉबर्ट हुक थे, इनकी एक पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, इसी पुस्तक के अंदर कोशिकाओं को लेकर इन्होंने अपना विवरण प्रस्तुत किया था। तो ये भी हम याद रखेंगे कि रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया नाम है बच्चों। माइक्रोग्राफिया है, ये रॉबर्ट हुक की पुस्तक है जिसके अंदर कोशिकाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से कोशिका की खोज हुई, मृत कोशिका की खोज हुई। तो फिर हम बात करते हैं कि जीवित कोशिका को सबसे पहले खोजने का प्रयास किसने किया? जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को खोजा था। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। देखिए बच्चों, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो सूक्ष्म जीवों पे काम करते थे, और उन्हीं सूक्ष्म जीवों पे काम करते हुए इन्होंने जीवित कोशिका को देखा था। तो जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी हम साथ में याद रखेंगे कि जीवित कोशिका को देखकर उन्होंने इसको नाम दिया था एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल नाम दिया था। तो कोशिका की खोज से संबंधित किसी भी प्रकार का भ्रम अब बच्चों आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार मृत कोशिका को किसने खोजा, जीवित कोशिका को किसने खोजा, कोशिका की खोज किसने की, क्या नाम इनको दिया गया, वो सारी चीजें हम यहाँ पर स्पष्ट कर चुके हैं कि जीवित कोशिका है उसको खोजा था ल्यूवेनहॉक ने और नाम दिया था एनिमलक्यूल, और मृत कोशिका को खोजा था रॉबर्ट हुक ने। कैसे खोजा, किसमें खोजा, वो सारी जानकारी हम यहाँ ले चुके हैं। तो कोशिका की खोज से संबंधित जो जानकारी है वो अभी हमने यहाँ ली है। कोशिका सिद्धांत के बारे में अब आगे हम चर्चा करेंगे। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। देखिए बच्चों, कोशिका सिद्धांत है उसके बारे में हम जानेंगे कि कोशिका सिद्धांत क्या है, किसने दिया है। तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्वान और स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है बच्चों? स्वान व स्लाइडेन ने दिया है।
स्वान व स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत में उन्होंने कोशिका को लेकर कुछ बातें बताई थी। सबसे पहला उन्होंने बताया कि कोशिका सजीव में पाई जाने वाली संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहले बताया उन्होंने भाई कोशिका सिद्धांत में उन्होंने कुछ बिंदु दिए थे कोशिकाओं को लेकर। क्या दिया था कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो सजीव हैं वो कोशिकाओं के आधार पर एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिकाओं के आधार पर जो सजीव हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। बच्चों एक कोशिकीय जीवों में जिनका शरीर है वो एक ही कोशिका से बना है, फॉर एग्जाम्पल देखें अमीबा, और बहुकोशिकीय जिनका जो शारीरिक संगठन है उसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जा रही हैं वो बहुकोशिकीय। तो जो विकसित प्राणी हैं, उच्च वर्गीय जो जीव होते हैं, उच्च कोटि के जो प्राणी हैं वो सारे बहुकोशिकीय होते हैं। फिर उन्होंने बताया भाई कोशिका जो है वो जीवन के सातत्य को दर्शाती है। जीवन के सातत्य, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये उन्होंने बताया जीवन के सातत्य। देखो किसी भी जाति का जो जीवन है वो तब तक बना है जब तक उसके अंदर कोशिकाएं मौजूद हैं और कोशिकाएं विभाजन कर रही हैं, क्योंकि एक नए जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। तो किसी भी जाति के जीवन को बनाए रखने में भी कोशिकाओं का योगदान है। तो कोशिका सिद्धांत दिया स्वान और स्लाइडेन ने और उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई। फिर देखें आधुनिक कोशिका सिद्धांत। देखिए बच्चों आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया है बच्चों? आधुनिक कोशिका सिद्धांत ये दिया था रुडोल्फ विर्चोव ने। किसने दिया है बच्चों? रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था, मॉडर्न सेल थ्योरी गिवन बाय रुडोल्फ विर्चोव, और इन्होंने इसमें एक डेफिनेशन दी थी ओमनिस सेलुला ए सेलुला। क्या है इसका मतलब दोस्तों? ओमनिस सेलुला ए सेलुला अर्थात एक कोशिका की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। याद रखना है यहाँ ओमनिस सेलुला ए सेलुला अर्थ क्या होगा बच्चों? यहाँ इसका अर्थ होता है नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। कई बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रुडोल्फ विर्चोव है, इन्होंने जो परिभाषा दी है कोशिका को लेकर वो क्या परिभाषा है, और उसी परिभाषा को हम आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना बच्चों क्लियरली, कोशिका सिद्धांत स्वान और स्लाइडेन ने दिया था और आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था। देखिए बच्चों एक बात हम यहां और जान लें कि कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद भी है। कोशिका सिद्धांत का एक अपवाद भी है, वायरस या विषाणु। विषाणु हैं ये कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है और इसको सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी भी कहते हैं। वायरस है इसको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है और वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। क्यों माना जाता है उसका भी एक कारण हम यहाँ जाने भी क्यों माना जाता है इसको। इसका कारण यह है बच्चों क्योंकि वायरस में स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं होती है। वायरस को विभाजन करने के लिए किसी दूसरे जीव की आवश्यकता होती है, दूसरे शरीर की आवश्यकता होती है। जबकि कोशिकाओं का तो ये गुण होता है कि कोशिकाएं जो है वो स्वतंत्र विभाजन की क्षमता रखती हैं, परंतु वायरस के अंदर स्वतंत्र विभाजन क्षमता नहीं होती है। स्वतंत्र विभाजन क्षमता नहीं होती, इसमें स्वतंत्र विभाजन क्षमता नहीं है, इसलिए इसको हम कोशिका सिद्धांत का अपवाद मानते हैं। स्वतंत्र विभाजन नहीं कर सकता है, इसको विभाजन करने के लिए किसी दूसरे परपोषी जीव शरीर के अंदर जाना पड़ता है, तभी जाकर ये विभाजन करता है और इसीलिए इसको हम सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी मानते हैं। तो हम सेल थ्योरी है देख चुके हैं, कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, इसके बारे में हमने कोशिका में देखा है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि एक कोशिका है, उस कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं। तो कोशिका है उसके सभी भागों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कोशिका है उसके अंदर कौन कौन से भाग मौजूद होते हैं। तो देखिए बच्चों हम बात कर रहे हैं एक कोशिका के बारे में।
एक प्लांट कोशिका के बारे में हम चर्चा करते हैं कि एक कोशिका है या प्लांट कोशिका है, उसके क्या क्या भाग हो सकते हैं। एक प्लांट कोशिका हम लेते हैं, एक पादप कोशिका। तो पादप कोशिका है, पादप कोशिका के अंदर हम इसको थोड़ा आउटलाइन से समझ लें कि मान लें कि एक पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका है, ये इसके अंदर केंद्रक है। अब पादप कोशिका है तो सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है, उसमें कोशिका भित्ति है, उसके अंदर की तरफ कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है और उसमें कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं, उसमें कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं। तो उन सब के बारे में हम थोड़ा सा आउटलाइन से समझेंगे कि ये कोशिका है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए बच्चों, सबसे बाहर कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सबसे बाहर कोशिका में क्या मौजूद होती है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल के लिए हम याद रखेंगे ये डेड होती है, मर्त होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? मर्त। तो सबसे बाहर कोशिका भित्ति है, और कोशिका भित्ति के अलावा जो शेष कोशिका है उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट, जीव द्रव्यक। कोशिका भित्ति के अलावा जो शेष कोशिका है उसको प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर प्लांट पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को हम हटा दें तो जो शेष कोशिका है, शेष पादप कोशिका है, वो क्या कहलाएगी? प्रोटोप्लास्ट कहलाएगी। ये कोशिका भित्ति है। इसके अलावा जो शेष अंदर वाली कोशिका है वो प्रोटोप्लास्ट है। अब बात करेंगे कोशिका झिल्ली। देखो प्रोटोप्लास्ट में कोशिका भित्ति नहीं है, ये हट चुकी है। अब देखो यहाँ कोशिका झिल्ली, तो प्रोटोप्लास्ट है, इसमें एक भाग हो गया इसका कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कोशिका झिल्ली के अलावा अंदरूनी जो सारा भाग बचा है उसको कहेंगे हमें प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ये यहां देखें बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझें आप यहां पे प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म। अगर किसी पादप कोशिका की कोशिका भित्ति हमने हटा दी तो शेष जो कोशिका है वही प्रोटोप्लास्ट है, और अगर उसमें से कोशिका झिल्ली भी हम हटा दें तो जो शेष बचा हुआ भाग है वो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाएगा। अब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या बचा है बच्चों? एक तो ये बचा है अपना कोशिका द्रव्य। देखो प्लांट सेल के अंदर से हमने सेल वॉल हटा दिया तो प्रोटोप्लास्ट बचा, अगर सेल मेम्ब्रेन हटा दिए तो हम प्रोटोप्लाज्म बचा, जीव द्रव्य। अब इसमें क्या बच गया? ये एक तो कोशिका द्रव्य और एक क्या बच गया है दोस्तों? केंद्रक। तो दो भाग है अब इसके। प्रोटोप्लाज्म को भी हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक है केंद्रक और दूसरा है कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म है, और दूसरा जो है वो है केंद्रक। ये दो भाग है। अब केंद्रक है तो केंद्रक के बारे में पता है। अभी केंद्रक में क्या क्या होता है? केंद्रक में केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिक या केंद्रिका और क्रोमेटिन पदार्थ, ये सब केंद्रक के भाग हैं। यही क्रोमेटिन पदार्थ है जो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र बनाता है। याद रखें, क्रोमेटिन पदार्थ है वही क्या बनाता है? गुणसूत्र बनाता है, जो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, इन सब प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो एक केंद्रक हो गया। बाहर बचा हुआ भाग क्या है? कोशिका द्रव्य। देखो कोशिका द्रव्य है, इसको भी हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ये कोशिका का वो भाग है जिसमें जल प्लस खनिज लवण पाए जा रहे हैं। देखिए बच्चों, कोशिका द्रव्य है, इसका वो भाग साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें जल और खनिज लवणें मौजूद हैं। दूसरा जो भाग है उसको ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। ट्रोपोप्लाज्म उसको कहेंगे। और ट्रोपोप्लाज्म जो है
इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ इसके अंदर क्या क्या पाए जा रहे हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं कोशिकांग, कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं वो सब पाए जा रहे हैं। इसके अलावा रिक्तिका, वैक्यूल, रिक्तिका भी पाई जाती है। रिक्तिका क्या है, ये एक थैलीनुमा संरचना है दोस्तों, थैलीनुमा संरचना है और इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसको सेल सेप, कोशिका रस कहते हैं, सेल सेप कहते हैं। टोनोप्लास्ट जो झिल्ली है वो सबसे पतली झिल्ली होती है। तो कोशिकांग, ट्रोपोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होंगे, कोशिकांग होंगे, रिक्तिका होगी और इसके अंदर कुछ नॉन लिविंग पदार्थ भी हैं, निर्जीव पदार्थ भी इसमें कुछ पाए जा रहे हैं, निर्जीव पदार्थ भी इसमें कुछ होते हैं, नॉन लिविंग, कुछ निर्जीव पदार्थ भी इस कोशिका द्रव्य में मौजूद होते हैं। निर्जीव पदार्थों में क्या क्या आते हैं, देखो निर्जीव पदार्थों में पोषक पदार्थ भी होते हैं, पोषक पदार्थ भी हैं, उत्सर्जी पदार्थ भी हैं, उत्सर्जी पदार्थ भी हैं और स्रावी पदार्थ भी हैं। ये सारे प्रकार के जो पदार्थ हैं वो निर्जीव पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। जैसे पोषक पदार्थ में हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब आते हैं पोषक पदार्थों में। उत्सर्जी पदार्थों में आते हैं जैसे एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स जो नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ हैं, टेनिन, रेजिन, ये सारे आते हैं उत्सर्जी पदार्थों में। और स्रावी पदार्थ में आते हैं जैसे रंगा पदार्थ जो जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में, और मकरंद, मकरंद तो मीठा कार्बनिक पदार्थ होता है मकरंद, तो ये सारे आते हैं किसमें, स्रावी पदार्थों में। तो यहां देखो ये हमने एक बेसिक संरचना पढ़ी है पादप कोशिका की कि जिसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, सारे भागों को हम यहाँ पे देखे हैं कि प्लांट सेल है उसमें सबसे बाहर कोशिका भित्ति होता है और उसके अलावा जो शेष अंदरूनी भाग होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो बाहरी भाग कोशिका झिल्ली है वो है, उसके अंदर वाला भाग है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो दोस्तों ये जरूर याद रखें आप कि प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर है। प्रोटोप्लास्ट वो पादप कोशिका का भाग है जिसमें कोशिका झिल्ली भी पाई जा रही है, और अगर कोशिका झिल्ली भी हटा दें हम तो फिर जो शेष भाग है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा, जिसमें केवल कोशिका द्रव्य और केंद्रक मौजूद हैं। केंद्रक के अंदर जो भाग हैं वो है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमेटिन पदार्थ, और कोशिका द्रव्य में भी जो पदार्थ पाए जा रहे हैं वो अभी हमने यहाँ देखे हैं। देखो कोशिकांग है, ये कोशिकांग है वो भी 3 भागों में डिवाइड होते हैं। कोशिकांग है वो भी कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में। एक वो कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली वाले हैं, दोहरी झिल्ली युक्त, इकहरी झिल्ली युक्त, इकहरी झिल्ली युक्त, और एक होते हैं झिल्ली रहित कोशिकांग। कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिनके चारों 2 झिल्लियों का आवरण है, कुछ है इकहरी झिल्ली वाले हैं, और कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिसके चारों ओर झिल्ली पाई ही नहीं जा रही है। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं बच्चों, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ये ऐसे 2 कोशिकांग हैं जो दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। झिल्ली रहित कौन कौन से हैं, झिल्ली रहित भी 2 कोशिकांग हैं बच्चों, राइबोसोम है, राइबोसोम है और सेंट्रोसोम है, तारकाय। ये 2 कोशिकांग ऐसे हैं जो झिल्ली रहित है। बाकी के जो कोशिकांग हैं वो इकहरी झिल्ली में आते हैं, अंतःपृथ्वी जालिका ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, स्पिरोसोम, लाइसोसोम, ये बाकी के जो कोशिकांग हैं वो सारे कोशिकांग इकहरी झिल्ली के अंदर आते हैं। दोहरी झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, झिल्ली रहित है राइबोसोम और सेंट्रोसोम। बाकी जो भी कोशिकांग हैं वो इकहरी झिल्ली के अंदर इंक्लूड होते हैं। देखिए बच्चों जितने भी कोशिकांग हैं इनमें सबसे बड़ा कोशिकांग होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, हरित लवक है, और सेकंड नंबर पे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे छोटे कोशिकांग की बात करें तो कौन सा आएगा, राइबोसोम। राइबोसोम है बच्चों ये सबसे छोटा कोशिकांग है, क्लोरोप्लास्ट सबसे बड़ा कोशिकांग है, और सेकंड नंबर पे आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो ये एक सामान्य परिचय है वो हमने कोशिका का पढ़ा है, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे सब्जेक्ट प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।